अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम फ्रिक्शन की टाइप को डिस्कस करते हैं। बेसिकली फ्रिक्शन की दो टाइप्स होती हैं। एक आपको यहाँ पर लिखी हुई नज़र आ रही है, एक होती है स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरी है काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ स्टैटिक फ्रिक्शन पर बात करने वाले हैं और काइनेटिक फ्रिक्शन पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, आप लोग उसको भी मुलाहिजा कीजिएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन चूँकि आप इसकी टर्मिनोलॉजी से भी बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। स्टैटिक मीन स्टैटिक बोलते होते हैं रेस्ट को स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि ये वो फ्रिक्शन होगी कि जो किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने से बचाएगी, यानी कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर ही रहने पर मजबूर करेगी। तो इस तरह की फ्रिक्शनल फोर्स को हम स्टैटिक फ्रिक्शन का नाम देंगे। द फ्रिक्शनल फोर्स दैट टेंड्स टू प्रिवेंट, यानी कि ये वो फ्रिक्शनल फोर्स है जो टेंड्स मीन कोशिश करती है, टू प्रिवेंट बचाने में, अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एक साकिन ऑब्जेक्ट को फ्रॉम स्टार्टिंग टू मूव मोशन में आने से या हरकत में आने से, इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन डिनोटेड बाय Fs। यानी वो फ्रिक्शन जो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने से बचाने की कोशिश करती है, उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। वो फ्रिक्शनल फोर्स जो किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने से बचाने के लिए जस्ट कोशिश करती है, टेंड्स करती है, कोशिश करती है, ज़रूरी नहीं कि वो उसको रेस्ट पर ही रहने पर मजबूर करेगी। जस्ट क्योंकि हम फोर्स की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि फोर्स या तो कोशिश करती है या एग्जैक्टली वो काम करती है। तो यहाँ पर ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये भी जस्ट कोशिश करेगी, ज़रूरी नहीं कि वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर ही जो है वो रखेगा, बल्कि वो मूव भी कर सकता है। इस स्टैटिक फ्रिक्शन को हम Fs से डिनोट करते हैं, सबस्क्रिप्ट में S लिख देते हैं, जो कि स्टैटिक को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसी डेफिनेशन को एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी पुश हॉरिजॉन्टली ऑन अ हैवी क्रेट, अगर हमारे पास कोई हैवी क्रेट है, लेट्स से ये एक हैवी क्रेट है, लेट्स से जो कि मैं क्यूब की शेप का कंसीडर कर रहा हूँ, ये एक हमारे पास जो है वो हैवी क्रेट है। तो इस क्रेट को हम हॉरिजॉन्टली पुश करते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टली पुश करना है, पुल नहीं करना। तो पुश करना है तो ऑब्वियस बात है हमें यूं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, इस क्रेट के ऊपर। अब स्टूडेंट सिचुएशन क्या है? द क्रेट डज नॉट मूव, क्रेट मूव नहीं करता। हमने पहले ये फोर्स F लगाई लेकिन क्रेट मूव नहीं किया। It means that a second force act on the crate to oppose our force। अब अगर हमारे फोर्स लगाने से ये क्रेट मूव नहीं कर रहा, तो इससे मुराद है कि हमारी ये फोर्स जो हम लगा रहे हैं ये किसी ऐसी दूसरी फोर्स के साथ बैलेंस आउट हो रही है जो कि इस क्रेट के ऊपर अप्लाई हो रही है, यानी कि इस क्रेट के ऊपर एक और भी फोर्स एक्ट कर रही है जो कि हमारी फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रही है, जिसको हम फ्रिक्शन का नाम देते हैं। एंड दिस फोर्स मस्ट बी डायरेक्टेड ऑपोजिट टू अवर अप्लाइड फोर्स, क्योंकि ये जो फोर्स दूसरी अप्लाई हो रही है वो हमारे फोर्स F को बैलेंस आउट कर रही है। तो इससे मुराद है वो फोर्स इस F के ऑपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। अगर हम इस क्रेट को पुश कर रहे हैं तो डायरेक्शन फोर्स की ये बनेगी, और जो रिएक्शन फोर्स होगी या जो फ्रिक्शन फोर्स वो इस डायरेक्शन में अप्लाई होगी। द सेकेंड फोर्स इज अ फ्रिक्शनल फोर्स। यही सेकेंड फोर्स कौन सी है? फ्रिक्शनल फोर्स है, जो कि इस क्रेट
और कॉन्टेक्ट सरफेस, अगर हमने इस क्रेट को टेबल के ऊपर रखा हुआ है तो टेबल और इस क्रेट के दरमियान में वो फोर्स होगी, और अगर ये क्रेट ग्राउंड पर ही पड़ा है तो क्रेट और ग्राउंड के दरमियान में ये फ्रिक्शनल फोर्स मौजूद होगी। व्हेन वी पुश इवन हार्डर, अब पहले हमने इतनी फोर्स लगाई, अब इससे भी ज्यादा फोर्स लगाई हमने, द क्रेट स्टिल डज नॉट मूव, तो क्रेट फिर भी नहीं मूव किया। इट मीन्स दैट द फ्रिक्शनल फोर्स कैन चेंज इन मैग्नीट्यूड सो दैट द टू फोर्सेस स्टिल बैलेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने फोर्स F जो अप्लाई की वो प्रीवियस फोर्स F से ज्यादा थी, लेकिन वो भी इस क्रेट ने बैलेंस आउट कर दी, यानी कि इस क्रेट के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रही है, हमारी अप्लाइड फोर्स के चेंज होने से वो फोर्स भी चेंज हो गई और हमारी अप्लाइड फोर्स के इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में हुई, तभी हमारी ज्यादा फोर्स भी उस फ्रिक्शनल फोर्स के साथ बैलेंस आउट हो गई। इसका मतलब कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रही है वो हमारी अप्लाइड फोर्स के साथ खुद को एडजस्ट कर रही है, यानी कि उसकी मैग्नीट्यूड में भी हमारी अप्लाइड फोर्स की निस्बत ही चेंज आती रहेगी। It means that the frictional force can change in magnitude so that the two forces still balance. Now, if we push with more strength, अब हमने इससे भी ज्यादा फोर्स अप्लाई की, पहले हमने नॉर्मल फोर्स अप्लाई की तो क्रेट मूव नहीं किया, फोर्स थोड़ी ज्यादा की तब भी नहीं मूव किया, अब हमने तीसरी दफा फोर्स लगाई जो कि बाकी दोनों अप्लाइड फोर्सेस से ज्यादा स्ट्रेंथ की थी। अब सिचुएशन कुछ और है स्टूडेंट्स, द क्रेट बिगिंस टू स्लाइड। अब क्रेट जो है वो इस डायरेक्शन में स्लाइड हो गया। क्यों स्लाइड हुआ? इसलिए स्लाइड हुआ स्टूडेंट क्योंकि अब जो फ्रिक्शन की फोर्स थी उसने हमारी स्ट्रेंथ फोर्स की निस्बत खुद को एडजस्ट नहीं कर पाया, वो एडजस्ट कर ही नहीं सकी और हमारी अप्लाइड फोर्स उस फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो गई और इसलिए फोर्स की डायरेक्शन में क्रेट मूव कर गया। Now if we push with more strength, the crate begins to slide. So we can say that there is a maximum magnitude of the frictional force. तो हम कह सकते हैं कि एक मैक्सिमम मैग्नीट्यूड की फ्रिक्शनल फोर्स मौजूद थी when we exceeded that maximum magnitude, जब हमने अप्लाइड फोर्स उस मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा कर दी, द क्रेट स्टार्टेड टू मूव, तो क्रेट ने मूव करना शुरू कर दिया। तो इस मैक्सिमम फ्रिक्शन की फोर्स के जिसके बाद ये क्रेट मूव करना शुरू हो गया, उस मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स को हमने स्टैटिक फ्रिक्शन बोलना है कि जिसने इस क्रेट को मूव करने से बचाया था, और जब हमने थर्ड फोर्स लगाई तो वो इस मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो गई, तभी ये क्रेट इस डायरेक्शन में मूव कर गया। और ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, दिस इज द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स विच प्रिवेंट्स द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग। लेकिन अगर हम उस मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा फोर्स अप्लाई करें तो ऑब्जेक्ट मूव कर जाता है। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर समझ आ गया होगा आप लोगों को। हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें दोस्तों के साथ और कमेंट भी ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।